अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद खावर नसीर, बोस्टन एस्थेटिक से। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? आज ये प्लान्ड हमारा सेशन नहीं है। मैंने सोचा कि आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली जाए। हमारे जो है यूट्यूब चैनल पे डर्माटोलॉजी कॉस्मेटिक प्रोसीजर के हवाले से हमने 1 मिनट डर्माटोलॉजी का एक चैनल जो है वो बनाया हुआ है, ताकि आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन हम दे सकें। तो आपको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इसकी। तो ये चैनल है 1 मिनट डर्माटोलॉजी के नाम से, आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। और ये यूट्यूब पे आप 1 मिनट डर्माटोलॉजी लिखेंगे तो आ जाएगा। और इसमें बेसिक जितने भी स्किन के और कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं उस हवाले से आपको उर्दू में वीडियो मिल जाएंगे। तो और सारे उर्दू में हैं और 1 मिनट पे हैं और बेसिक इन्फॉर्मेशन के हवाले से हैं। तो पर्पस ये है इन वीडियोस के बनाने का कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या हमारे पास आते हैं तो आपके पास बेसिक नॉलेज हो इन चीज़ों का। आप इनको सुन के आएँ, जो भी प्रोसीजर करना है उसको देख के आएँ, और फिर आपके जहन में फ़र्दर कोई क्वेश्चन हो तो हम उनको एड्रेस कर सकें। तो बेसिक प्रोसीजर्स हैं, जैसे आप देखें कि सबसिजन क्या है, 1 मिनट में आप जानिए। एक्नी पिंपल को ज़्यादा करने वाले अनासर कौन से हैं, क्या एक्नी पिंपल दानों को का मुकम्मल इलाज दस्तयाब है, तो इसका बड़ा डिटेल आंसर 1 मिनट में उर्दू में दिया गया है। छाइयाँ क्या हैं, मिलाज़मा या छाइयाँ बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में 1 मिनट में बताया गया कि इनकी रीज़न क्या है, इनका इलाज क्या है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इलाज के हवाले से, ऑप्शंस क्या हैं। वॉट्स के हवाले से है, वॉट्स या मोके क्या हैं, उर्दू में डिटेल दी गई है, उसकी रीज़न क्या है, कहाँ कहाँ हो सकते हैं और उनके इलाज के ऑप्शन क्या है। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में डिटेल में उसके सारे स्टेप्स के बारे में गाइड किया गया है। थ्रेड फेसलिफ्ट क्या है, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने दी हुई है। रेडियो फ्रिक्वेंसी माइक्रो नीडलिंग क्या है, उसके बारे में बताया हुआ है। केमिकल पीलिंग क्या है, बेसिक प्रोसीजर क्या है, इसकी इंडिकेशन या यूजेस क्या हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ड्यूरेशन क्या है। तो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन केमिकल पीलिंग के बारे में भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। हाइड्रा फेशियल बहुत कॉमनली रूटीन में हम करते हैं। तो हाइड्रा फेशियल जो है वो रूटीन में प्रोसीजर हम करते हैं और आमतौर पे बड़ा अच्छा प्रोसीजर है, लेकिन इसके बारे में भी बेसिक इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं होती। तो इस वीडियो में 1 मिनट का उर्दू पे जो वीडियो है, आप 1 मिनट डर्माटोलॉजी पे जाइएगा तो आपको उसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरह फिलर क्या है, फिलर जो है हम आमतौर पे यूज़ करते हैं फेस पे, लिप्स ऑगमेंटेशन के लिए, नोज़ की रीशेपिंग के लिए, चीक ऑगमेंटेशन के लिए, नेज़ोलेबियल फोर्ड्स को बेहतर करने के हवाले से। तो उसके बारे में भी ये 1 मिनट का वीडियो है, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे 1 मिनट डर्माटोलॉजी में। हाइफू बहुत कॉमन प्रोसीजर है जो आजकल हम नॉन सर्जिकल फेसलिफ्ट के हवाले से ऑफ़र कर रहे हैं, और इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हाइफू है क्या, क्या टेक्नोलॉजी है, इसकी इंडिकेशन क्या है, कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, इसके क्या नुकसान या साइड इफ़ेक्ट या डाउन टाइम क्या है, और ये कितने अरसे तक इफ़ेक्टिव रहता है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में 1 मिनट में आपको मिल जाएगी। पीआरपी क्या है, पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को कहते हैं, तो इसके बारे में भी जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आपको नज़र आ रहा है इसके बारे में सारी डिटेल इसमें दी हुई है, और ये किस मकासद के लिए यूज़ किया जाता है। आमतौर पर हेयर फॉल, हेयर थिनिंग में, एंटी एजिंग के हवाले से, फेस की पिगमेंटेशन के हवाले से हम यूज़ करते हैं। तो इसकी सारी बेसिक डिटेल जो है पीआरपी के हवाले से ये एक वीडियो में मिल जाएंगी। पिंपल की इकसाम और इलाज की नोयत, जो एक्नी के दाने हैं उनकी किस्में होती हैं, फिर उनकी डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं, वो सारी इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी, जो कि 1 मिनट का वीडियो है तकरीबन और उर्दू में है।
लेज़र से बाल मुस्तकिल ख़त्म, इज़ लेज़र हेयर रिमूवल परमानेंट। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो हम रूटीन में लेज़र के पेशेंट आते हैं और सारे क्वेश्चन जो लेज़र हमसे के हवाले से लोग पूछते हैं इस वीडियो में आपको आंसर किया गया है। लेकिन बेसिक जो मेन एक क्वेश्चन होता है कि जी बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, तो इस वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा बड़ा डिटेल में कि लेज़र हेयर रिमूवल जो है वो परमानेंट है या लॉन्ग टर्म रिडक्शन है। सन ब्लॉक कैसे लगाया जाए, तो सन ब्लॉक के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि वो कैसे लगाना है उर्दू में 1 मिनट में। इस तरह 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि सन ब्लॉक जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके जहन में होनी चाहिए, तो वो भी इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगी। नॉन सर्जिकल फेसलिफ्ट क्या है, इसके बारे में जो छोटा सा वीडियो है ये भी आपको मिल जाएगा। इज़ लेज़र डेंजरस, क्या लेज़र ख़तरनाक है, वो इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। 1 मिनट का वीडियो है आप देखेंगे तो इसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं कुछ वीडियो भी आपको चला के भी दिखाऊंगा। बोटॉक्स क्या है, वेरी कॉमन प्रोसीजर जो कि हम रूटीन में रिंकल्स की ट्रीटमेंट के हवाले से करते हैं, तो बोटॉक्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। 1 मिनट का जो वीडियो है। एक्ने का इलाज ज़रूरी क्यों है, वाई एक्ने ट्रीटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। जल्द के खड्डों और गढ़ों का लेज़र के ज़रिए इलाज, एक्ने स्कारिंग का फ्रैक्शन लेज़र के ज़रिए इलाज इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। मिक्स फार्मूला, रंग गोरा करने वाली क्रीमों के नुकसानात, ये सारे इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपको कुछ वीडियो चला के दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जैसे ये PRP के हवाले से एक वीडियो हम चला लेते हैं। PRP क्या है, आइए जानते हैं 1 मिनट में। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद खावर नज़ीर, बॉस्टन एस्थेटिक्स से। ये महफूज तरीका इलाज है जिसमें मरीज का अपना ही खून इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बालों की आम बीमारियां जैसे कि बालों की जड़ों का कमजोर होना और मामूल से ज्यादा बाल गिरने के मसाइल में डर्माटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट PRP को एक तरीका इलाज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा चेहरे की जिल्द की खूबसूरती को एंटी एजिंग के हवाले से मजीद बेहतर बनाने के लिए भी PRP का तरीका इलाज इस्तेमाल किया जाता है। शुक्रिया। तो ये एक PRP के हवाले से वीडियो था जो हमने देखा। इसी तरह हम हाइड्रा फेशियल के हवाले से वीडियो है, उसको देख लेते हैं, उसको भी सुन लीजिए। 1 मिनट में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हाइड्रा फेशियल क्या है, आइए जानते हैं 1 मिनट में। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद खावर नज़ीर, बॉस्टन एस्थेटिक्स से। हाइड्रा फेशियल, जिसे हाइड्रा डर्माब्रेजन या हाइड्रेटिंग फेशियल भी कहा जाता है, एक मेडिकल फेशियल है। हाइड्रा फेशियल जिल्द की सफाई या डीप क्लींजिंग, एक्सफोलिएशन, डिटॉक्सिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉमिडॉन्स, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और हाइड्रेशन करता है। ये हर तरह की जिल्द में किया जा सकता है, यानी नॉर्मल, ऑयली, सेंसिटिव और एजिंग जिल्द में भी किया जा सकता है। इसमें मुख्तलिफ सीरम इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स, पेप्टाइड्स, हाइलुरोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड वगैरह वगैरह। ये सीरम जिल्द में इन्फ्यूज करने के साथ साथ वैक्यूम सक्शन के जरिए जिल्द की इम्प्योरिटीज या डेड स्किन को भी रिमूव किया जाता है। हाइड्रा फेशियल जिल्द को ओवरऑल ग्लो और फ्रेशनेस देता है। आमतौर पर हाइड्रा के बाद जिल्द पर कोई लालगी या सोजिश नहीं होती। इसे लंच टाइम प्रोसीजर भी कहा जाता है, यानी आप लंच ब्रेक में ये प्रोसीजर करवाकर अपने काम को दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। शुक्रिया।
हाइड्रा फेशियल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने देख ली है। इसी तरह हम नेक्स्ट जो है हाइफू के बारे में देख लेते हैं कि हाइफू के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद खावर नज़ीर, बॉस्टन एस्थेटिक्स से। हाइफू हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड की एब्रीविएशन है। इसे नॉन सर्जिकल फेसलिफ्ट भी कहा जाता है। हाइफू नॉन आयोनाइजिंग यानी गैर तापकार अल्ट्रासोनिक वेव्स के जरिए जिल्द की अंदरूनी तहों या परतों को हीट एनर्जी पहुंचाकर कोलेजन की पैदावार बढ़ाती है। याद रहे, कोलेजन प्रोटीन की एक खास किस्म है जो कि जिल्द को टाइट, लिफ्ट और टोन करने में बुनियादी किरदार अदा करती है। हाइफू आमतौर पर हल्की से दरमियानी ढीली जिल्द को बगैर ऑपरेशन के जरिए टाइट कर सकता है, जबकि बहुत ज्यादा ढीली जिल्द में हाइफू ज्यादा मदद नहीं करता और सर्जरी के जरिए ही फेसलिफ्ट किया जा सकता है। हाइफू के बाद आमतौर पर जिल्द पर कोई लालगी या सोजिश नहीं होती और मरीज अपने मामूलाते जिंदगी हस्बे साबिक बाकायदगी से चला सकता है। इस तरीका इलाज का मुस्बत असर आमतौर पर 3 से 6 महीने के बाद नजर आना शुरू होता है। शुक्रिया। तो ये हाइफू के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि 1 मिनट में हमने आपको दी है। लेज़र के हवाले से मैं आपको ये वीडियो सुनवा देता हूँ। पहला हम वीडियो देख लेते हैं। ये लेज़र, क्या लेज़र ख़तरनाक है, इज़ लेज़र डेंजरस, तो इसको सुन लीजिएगा। लेफ्ट साइड पे इंफ्रारेड और राइट साइड पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि नजर नहीं स्टार्ट करता हूँ। क्या लेजर खतरनाक है? आइए जानते हैं 1 मिनट में। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद खावर नज़ीर। ये विजिबल लाइट है जो कि हमें नजर आती है, मुख्तलिफ रंग नजर आते हैं। लेफ्ट साइड पे इंफ्रारेड और राइट साइड पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। नेक्स्ट वीडियो लेज़र के हवाले से जो होगा वो लेज़र से बाल मुस्तकिल तौर पे ख़त्म होते या नहीं होते, इज़ लेज़र हेयर रिमूवल परमानेंट। तो ये वीडियो देखते हैं हम। क्या लेजर के जरिए चेहरे के बाल हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं? आइए जानते हैं 1 मिनट में। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद खावर नज़ीर, बॉस्टन एस्थेटिक्स से। लेजर से चेहरे के बालों के इलाज को लॉन्ग टर्म हेयर रिडक्शन कहा जाता है। ये परमानेंट हेयर रिमूवल नहीं है। आमतौर पर लेजर के 6 से 8 सेशन के बाद 60 से 70% बाल खत्म हो जाते हैं। कुछ बाल हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं और कुछ बाल पतले और बारीक हो जाते हैं जो कि इतने विजिबल नहीं रहते। लेजर चेहरे पर मौजूद बालों का इलाज तो कर सकती है मगर मुस्तकबिल में आने वाले बालों को नहीं रोक सकती और 6 से 8 सेशन के बाद भी साल में 1 से 2 मरतबा मेंटेनेंस सेशन के तौर पर लेजर की जरूरत पड़ती है।
हार्मोन स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जिसे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, उसका मशवरा भी बहुत अहम होता है ताकि जिस्म के अंदर मौजूद हार्मोन जो बालों की ग्रोथ के जिम्मेदार हैं उनका भी इलाज किया जा सके। शुक्रिया। तो ये लेज़र के हवाले से बड़ा अच्छा वीडियो था जो आपने देखा। एक तो सेफ्टी के हवाले से था और फिर दूसरा परमानेंट रिमूवल के हवाले से था। इसी तरह एक्नी के जो खड्डे हैं, स्कारिंग के हवाले से जो ट्रीटमेंट होती है फ्रैक्शनल लेज़र, उसके हवाले से ये 1 मिनट का वीडियो मैं ये भी आपको सुनवा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जिल्द के खड्डों गढ़ों का लेज़र के जरिए इलाज। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद खावर नज़ीर, बोस्टन एस्थेटिक्स से। एक्नी या पिंपल्स की वजह से चेहरे पे खड्डे पड़ जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं, जो कि किसी भी दवाई से ठीक नहीं होते आमतौर पे। इसके लिए बेशुमार ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे लेज़र, रेडियो फ्रिक्वेंसी, माइक्रोनीडलिंग, सबसिजन, पंच ऑक्सीजन। फ्रैक्शनल लेज़र एक कॉमन प्रोसीजर है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इन खड्डों को, गड्ढों को बेहतर करने के लिए। इसका डाउन टाइम 3 से 5 से 7 दिन होता है और इससे काफ़ी बेहतरी आ जाती है, इम्प्रूवमेंट आ जाती है और जो खड्डे हैं इनकी डेप्थ बेहतर हो जाती है और अपीयरेंस काफ़ी बेहतर हो जाती है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। तो ये एक्नी स्कारिंग के हवाले से था। इसी तरह हम ये देख लेते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी के हवाले से एक वीडियो है हमारा 1 मिनट का, इसको भी आप देख लीजिएगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रोनीडलिंग क्या है, आइए जानते हैं 1 मिनट में। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद खावर नज़ीर, बोस्टन एस्थेटिक्स से। रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रोनीडलिंग एक खास किस्म का प्रोसीजर है जिससे झुर्रियों, स्ट्रेच मार्क्स, स्कार्स और ढीली जल्द या बुढ़ापे की अलामत को बेहतर किया जाता है। इस तरीका इलाज में रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी से जिल्द की अंदरूनी तहों को टारगेट करके कुदरती प्रोटीन या कोलेजन की पैदावार को बेहतर किया जाता है। माइक्रोनीडलिंग के जरिए बारीक और स्टीराइल सुइयों से जिल्द की खास गहराई में जाकर नई प्रोटीन यानी कोलेजन इंडक्शन की जाती है। माइक्रोनीडलिंग को बेशुमार तरीका इलाज जैसे PRP, फ्रैक्शनल लेजर, रेडियो फ्रिक्वेंसी वगैरह वगैरह के साथ मिलाकर मजीद बेहतर नताज हासिल करने की कोशिश की जाती है। ये प्रोसीजर करने से पहले सुन्न करने वाली क्रीम या टॉपिकल नमिंग क्रीम तकरीबन 45 मिनट्स के लिए लगाई जाती है। इस प्रोसीजर के दौरान हल्की सी जलन या डिस्कम्फर्ट महसूस की जा सकती है। आमतौर पर 6 से 8 सेशन के बाद वाजिया नताइज हासिल होते हैं। ये एक महफूज तरीका इलाज है और इस प्रोसीजर के बाद चेहरे पर लालगी आमतौर पर 2 से 5 दिनों तक रह सकती है। शुक्रिया। तो ये माइक्रोनीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी के हवाले से था। इसी तरह हम जो नेक्स्ट वीडियो है वो सुन लेते हैं बोटॉक्स के बारे में। और बोटॉक्स क्या है? मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद खावर नज़ीर, बोस्टन एस्थेटिक्स से। आइए जानते हैं। चेहरे की झुर्रियों को बेहतर करने के लिए इंजेक्शन बोटॉक्स इस्तेमाल किया जाता है। ये वो रिंकल्स जो चेहरे के एक्सप्रेशंस के बाद गुस्से से, खुशी से, एज के साथ बन जाती हैं, जिन्हें हम डायनामिक रिंकल्स कहते हैं, उनको बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बोटॉक्स एक प्योरीफाइड प्रोटीन है, न्यूरोटॉक्सिन है, जो कि सेफ है और जब हम इसे लगाते हैं तो इसका असर 3 से 6 महीने तक रहता है। आमतौर पे ये फोरहेड की लाइंस को बेहतर करने के लिए यूज किया जाता है, गलेबुलर लाइंस को बेहतर करने के लिए यूज किया जाता है, क्रोज फीट लाइंस को बेहतर करने के लिए यूज किया जाता है। ये क्रोज फीट लाइंस आप देख सकते हैं और ये इंजेक्शन के बाद यहाँ पे जैसे खत्म हो गई हैं। ये गलेबुलर लाइंस हैं ये भी, और ये इंजेक्शन के बाद खत्म हो गई हैं। इसी तरह फोरहेड लाइंस इंजेक्शन के बाद खत्म हो गई हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
तो बोटॉक्स के हवाले से ये वीडियो देखा जिसमें बताया गया कि जो फोरहेड की लाइंस हैं उनको ये बेहतर करता है। क्रॉस फीड जो आंखों के साइड पे जो लाइंस होती हैं इनको हेल्प करता है। ग्लोबुलर लाइन ये सेंटर में जो लाइंस हैं इनको बेहतर करता है और 3 से 6 महीने इसका इम्पैक्ट रहता है। इसी तरह फिलर के बारे में जो कॉमनली एक रूटीन का प्रोसीजर है वो वीडियो है 1 मिनट का, वो भी मैं आपको सुनवा देता हूँ। फिलर इंजेक्शन क्या है, आइए जानते हैं 1 मिनट में। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद खावर नज़ीर, बॉस्टन एस्थेटिक से। फिलर बोटॉक्स से मुख्तलिफ होता है। इंजेक्शन बोटॉक्स आमतौर पर चेहरे के ऊपर वाले हिस्से की डायनामिक रिंकल्स के पट्टों को रिलैक्स करके झुर्रियां बेहतर करता है, जबकि फिलर एक जेल की तरह का मटेरियल होता है जिससे फिलिंग की जाती है, यानी धंसे हुए चेहरे को भरा जाता है। जिल्द के वॉल्यूम को बढ़ाया जाता है। झुर्रियों को इंजेक्शन फिलर के जरिए जेल डालकर स्मूथ किया जाता है। पतले होंठों को भरा जाता है। मुंह और नाक के गिर्द झुर्रियों को भरा जाता है। फिलर बेशुमार इकसाम के होते हैं, लेकिन आमतौर पर हाइलोरोनिक एसिड मटेरियल का फिलर ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो सेफ्टी के हवाले से बेहतर तस्वर किया जाता है और परमानेंट भी नहीं होता, जो कुछ अरसे के बाद खुल जाता है और इसका असर आमतौर पर 1 साल तक रह सकता है। फिलर एक सेफ प्रोसीजर है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शंस या जिल्द में बम्प्स, ग्रेनुलोमास, जिल्द के रैशेस वगैरह वगैरह बन सकते हैं। शुक्रिया। तो ये फिलर के हवाले से था जिसमें बताया गया कि ये लिप्स में और आपके जो नेज़ोलेबियल फोल्ड्स हैं, नोज़ रीशेपिंग है, इन एरियाज़ को एड्रेस करता है और ये एक सेफ प्रोसीजर है। इसी तरह हम एक और वीडियो देख लेते हैं जो कि हम रूटीन में पेशेंट आते हैं और एक रूटीन का प्रोसीजर है, केमिकल पील इसे कहते हैं, केमिकल पीलिंग। तो ये प्रोसीजर भी मैं आपको सुनवा देता हूँ। केमिकल पील क्या है, आइए जानते हैं 1 मिनट में। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद खावर नज़ीर, बॉस्टन एस्थेटिक से। केमिकल पील वो प्रोसीजर है जिसके जरिए जिल्द को पहले से ज्यादा हमवार, चमकदार और बेहतर किया जाता है। इसे आमतौर पर चेहरे पर इस्तेमाल किया जाता है, मगर इसे हाथ, पांव, गर्दन और कमर की जिल्द के कुछ मसाइल को बेहतर करने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरीका इलाज में एक या एक से ज्यादा केमिकल, जिसे मेडिकल एसिड भी कहा जाता है, जिल्द पर लगाकर जिल्द की मुतासरा या डैमेज्ड लेयर्स या तहों को पहले से बेहतर किया जाता है। ये जिल्द पर कंट्रोल इंजरी कहलाता है, जिसके नतीजे में नए टिश्यू को रीजनरेट या पैदा किया जाता है। पील्स की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं और एक डॉक्टर जिल्द के मुआयने के बाद ही जिल्द की नौइयत के मुताबिक मुनासिब पील का इंतखाब करता है। आमतौर पर चेहरे का पील 15 मिनट के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाता है। पील के दौरान हल्की सी जलन या दर्द का एहसास हो सकता है और कुछ लोगों में चेहरे पर लालगी या सूजन 1 से 2 दिन तक रह सकती है। पील के बाद सूरज की रोशनी से इज्तनाब जरूरी होता है। आमतौर पर पील पिंपल, दाने या एक्नी, चेहरे के निशान या छाइयों को बेहतर करने, एंटी एजिंग के तौर पर और चेहरे को पहले से ज्यादा चमकदार और हमवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शुक्रिया। तो ये पीलिंग के हवाले से था जिसमें बताया गया कि पीलिंग जो है वो एक्नी में पिंपल्स को बेहतर करने के लिए, निशानों को बेहतर करने के लिए, एंटी एजिंग के हवाले से भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको फर्दर इन वीडियोस सुनने के बाद भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं और फिर हम उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे और वी विल ट्राई कि हम उनका वीडियो भी बना सके अकॉर्डिंगली। इसी तरह ये मिलाज़मा एक कॉमन प्रॉब्लम है, छाइयाँ जिसे हम कहते हैं, और उसके लिए भी हमारा एक वीडियो है, मैं आपको वो वीडियो भी सुनवा देता हूँ। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको 1 मिनट में इसकी मिल जाएगी। मिलाज़मा या छाइयाँ क्या हैं, आइए जानते हैं 1 मिनट में। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद खावर नज़ीर, बॉस्टन एस्थेटिक से।
میلازما جسے عام زبان میں چھائیاں بھی کہا جاتا ہے، یہ سرمئی، بھورے یا براؤن یا ہلکے کالے رنگ کے نشان عام طور پر چہرے کے گالوں، ماتھے، ناک، ہونٹوں کے اوپر اور تھوڑی پر ظاہر ہوتے ہیں۔ چھائیوں کے مریضوں میں عام طور پر 80 سے 90% خواتین اور 10 سے 20% مرد حضرات شامل ہوتے ہیں۔ چھائیوں کی عام وجوہات میں سے زچگی کے دوران ہارمونز کی تبدیلی، برتھ کنٹرول پلز، ہارمونز ریپلیسمنٹ تھراپی، سورج کی روشنی میں زیادہ جانا، غیر معیاری کاسمیٹک پروڈکٹس اور رنگ گورا کرنے کے لیے فارمولا یا مکسچر کریمیں اور اسٹیرائڈ کریموں کا چہرے پہ لگانا شامل ہے۔ چھائیوں کا عام طور پر مکمل علاج دستیاب نہیں ہے۔ کچھ لوگوں میں چھائیاں ساری زندگی بھی رہ سکتی ہیں اور انہیں صرف علاج کے ذریعے مناسب حد تک ہی بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اسکن اسپیشلسٹ عام طور پر لگانے والی کریموں، کھانے والی ادویات اور کچھ پروسیجر کی مدد سے علاج کر کے چھائیوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چھائیاں ایک مرتبہ بہتر ہونے کے بعد دوبارہ واپس بھی آ سکتی ہیں، اس لیے مینٹیننس تھراپی بہت ضروری ہے۔ سورج کی روشنی سے بچنا، سن بلاک کا لگانا اور فزیکل پروٹیکشن چھائیوں کے علاج میں سب سے کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ شکریہ۔ چھائیوں کے حوالے سے بیسک انفارمیشن اور اس کی ٹریٹمنٹ آپشن آپ نے سنی، اور اسی طرح یہ سب سیزن کا پروسیجر ہے، اس کے بارے میں بھی جو ایکنی کے اسکارز کھڈے بن جاتے ہیں، تو ایکنی اسکار اور کھڈوں کو بہتر کرنے کے لیے بے شمار ٹریٹمنٹ آپشن میں ایک یہ سب سیزن کا پروسیجر ہوتا ہے، اور یہ بھی ہیلپ فل ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں 1 منٹ ڈرماٹولوجی اردو میں آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں۔ سب سیزن اسکار ٹریٹمنٹ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں 1 منٹ میں۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد خاور نذیر، بوسٹن ایستھیٹک سے۔ سبسیجن ایک چھوٹا سا پروسیجر ہے جس کے ذریعے عمومی طور پر کسی بھی قسم کے اسکارز یا کھڈوں کو بہتر کیا جاتا ہے۔ سبسیجن اسکار ٹریٹمنٹ میں ایک نیڈل یا سوئی کے ذریعے جلد کی اندرونی تہوں میں اسکار یا کھڈوں کی سخت بنیادوں کو توڑا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ان زخموں کے بھرنے کی صورت میں نئی پروٹین جسے کولیجن بھی کہتے ہیں کی پیداوار کو متحرک کیا جاتا ہے۔ اس نئی پروٹین یعنی کولیجن کی وجہ سے اسکارز یا جلد کے کھڈے کی گہرائی پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ ایک آؤٹ پیشنٹ پروسیجر ہے جس میں عام طور پر 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں۔ یہ پروسیجر لوکل اینستھیزیا کی مدد سے پرفارم کیا جاتا ہے۔ اس پروسیجر کے بعد جلد پر بننے والے نشان، زخم یا بروزز عام طور پر 3 سے 7 دن میں ٹھیک ہوتے ہیں۔ بھرپور نتائج کے حصول کے لیے سبسیجنز کو متعدد بار کیا جاتا ہے۔ عام طور پر 1 مہینے کے وقفے سے 4 سے 6 سیشنز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ شکریہ۔ سبسیجن کے حوالے سے وہی آپ نے سن لیا کہ یہ یکنی اسکارنگ کا پروسیجر ہے، اس میں ہیلپ کرتا ہے، اور اس میں ملٹیپل سیشنز کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کافی ہیلپ کرتا ہے، کافی بڑا اکنامیکل پروسیجر ہے، اور یہ اسکارز میں ونڈرفل ریزلٹس دیتا ہے۔ سبسیجن ایکنی اسکارز میں یا کسی بھی قسم کے اسکارز میں، تو دس از اے ونڈرفل پروسیجر، اور وہی آؤٹ پیشنٹ بیسڈ ہے، آؤٹ ڈور بیسڈ پروسیجر ہے۔ تھریڈ فیس لفٹ کے حوالے سے بیسک انفارمیشن آپ کو دے دیتا ہوں۔ تھریڈ فیس لفٹ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں 1 منٹ میں۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد خاور نذیر، بوسٹن ایستھیٹک سے۔ تھریڈ فیس لفٹ کو عام طور پر نان سرجیکل فیس لفٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس پروسیجر میں عام طور پر عارضی یا کھل جانے والے سوچر یا دھاگے استعمال کر کے صرف معمولی سے درمیانی ڈھیلی جلد کو کسی حد تک لفٹ یا ٹائٹ کیا جاتا ہے، یعنی سرجری کے ذریعے ڈھیلی جلد کو کاٹنے کی بجائے اسے خاص قسم کے دھاگوں سے معلق کر کے لفٹ
किया जाता है। जिल्द को लिफ्ट और टाइट करने के अलावा ये धागे जिल्द के अंदर हीलिंग प्रोसेस को स्टिमुलेट करके नई कोलेजन भी पैदा करके बुढ़ापे या एजिंग की अलामत को बेहतर करते हैं। ये ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर है और लोकल एनेस्थीसिया के जरिए आमतौर पर 30 से 60 मिनट में मुकम्मल हो जाता है। इस प्रोसीजर के बाद हल्की सी दर्द, सोजिश और खिंचाव महसूस किया जाता है। थ्रेड फेस लिफ्ट के हवाले से बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट में हेल्प करता है। इसी तरह ये नेक्स्ट है जो कि हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से है। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। हेयर ट्रांसप्लांट क्या है, आइए जानते हैं 1 मिनट में। बालों को प्लेस किया जाता है उन स्लिट्स में जिनको बनाया गया होता है। और ये फाइनल पिक्चर है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। आमतौर पर 6 महीने से 1 साल लगता है रिजल्ट्स आने में। शुक्रिया। ट्रांसप्लांट क्या है, आइए जानते हैं 1 मिनट में। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कावर नजीर, बॉस्टन एस्थेटिक से। FUE या फॉलिकुलर यूनिट एक्सियन में सबसे पहले हेयर लाइन को डिजाइन किया जाता है, फिर लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, फिर टुमिसेट एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके बाद माइक्रोपंक्च के जरिए हार्वेस्टिंग की जाती है, ग्राफ्ट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर हेयर साइट्स या स्लिट्स बनाई जाती हैं, फिर बालों को प्लेस किया जाता है उन स्लिट्स में जिनको बनाया गया होता है। और ये फाइनल पिक्चर है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। आमतौर पर 6 महीने से 1 साल लगता है रिजल्ट्स आने में। शुक्रिया। तो ये हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से FUE के हवाले से था जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने दी है। इसी तरह वॉट्स या मुँह के जो आमतौर पे हो जाते हैं उसके बारे में ये एक छोटा सा वीडियो है। वॉट्स या मोके क्या हैं, आइए जानते हैं 1 मिनट में। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कावर नजीर, बॉस्टन एस्थेटिक से।
वॉट्स को मोहके भी कहा जाता है। ये एक वायरस जिसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं की वजह से बनते हैं। ये आमतौर पर जिल्द के रंग के उभरे हुए खुरदरे दानों की तरह होते हैं, मगर भूरे या काले रंग के और स्मूथ या फ्लैट सरफेस के भी हो सकते हैं। ज्यादातर ये हाथों और पाँव पर देखे जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे पर भी बेशुमार छोटे छोटे फ्लैट वॉट देखे जाते हैं। कुछ वॉट्स के अंदर काले रंग के नुक्ते या ब्लैक डॉट्स नजर आते हैं, जो कि खून की बारीक नालियां होती हैं। ये जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर भी फैल सकते हैं और एक शख्स से दूसरे शख्स को भी लग सकते हैं। इनको छेड़ना, हाथ से छीलना और खारिज करना भी इनके फैलने का बाइस बन सकता है। बहुत छोटे साइज के वॉट्स आम तौर पर खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं, मगर बड़े साइज के और तादाद में ज्यादा वॉट्स के लिए स्किन स्पेशलिस्ट की मदद की जरूरत पड़ती है। वॉट्स का इलाज फिजिकल डिस्ट्रक्शन के जरिए किया जाता है। आमतौर पर मेडिकल एसिड्स, बहुत ठंडी गैस या क्रायोथेरेपी, इलेक्ट्रोकॉटरी, लेजर या सर्जरी वगैरह से इलाज किया जाता है। शुक्रिया। तो ये वॉट्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जिसमें उनकी टाइप्स, उनकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस को डिस्कस किया गया है। इसी तरह जो कॉमन प्रॉब्लम है एक्नी या पिंपल्स का, उसके हवाले से उसकी टाइप्स और इलाज की नोयत, एक्नी टाइप्स एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस का ये वीडियो बड़ा अच्छा है, ये देख लीजिएगा। समहाउ ये टाइम ले रहा है डाउनलोड होने में। समहाउ ये कोई इशू आ रहा है और ये चल नहीं रहा है, वो दोबारा देख लेते हैं इसको, इसकी टाइप्स को। एक्नी या पिंपल की इकसाम और उनके इलाज की नोयत आइए जानते हैं 1 मिनट में। मैं ही डॉक्टर मोहम्मद खावर नज़ीर, बोस्टन एस्थेटिक्स से। एक्नी की 3 इकसाम होती हैं: माइल्ड या हल्की एक्नी, मॉडरेट या दरमियानी एक्नी, सीवियर या बहुत ज्यादा एक्नी। माइल्ड या हल्की एक्नी का इलाज आमतौर पर लगाने वाली क्रीमों की मदद से किया जाता है। मॉडरेट या दरमियानी एक्नी के इलाज में लगाने वाली क्रीमों के अलावा खाने वाली एंटीबायोटिक्स दवाइयों की जरूरत पड़ती है। जबकि सीवियर या बहुत ज्यादा एक्नी के इलाज में खास किस्म की खाने वाली दवाइयों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कुछ प्रोसीजर्स जैसे केमिकल पीलिंग और हाइड्रा फेशियल भी इलाज में मुआवन साबित हो सकते हैं। आमतौर पर 4 से 6 महीने अच्छे इलाज के लिए चाहिए होते हैं। कुछ लोगों की एक्नी ठीक होने के बाद वापस भी आ सकती है और उन्हें कई बार इलाज के कोर्सेज करने की जरूरत पड़ सकती है। शुक्रिया। तो ये एक्नी की टाइप्स के हवाले से था। और एक्नी का इलाज ज़रूरी क्यों है, वाई एक्नी पिंपल ट्रीटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये भी बड़ा अच्छा बेसिक इंफॉर्मेशन वाला वीडियो है। पिंपल दानों का इलाज, डॉक्टर मोहम्मद खावर नज़ीर, बोस्टन एस्थेटिक्स। चेहरे पे दाने आमतौर पे 10-12 साल से 30-35 साल की एज ग्रुप में हम ज्यादा देखते हैं, लड़के और लड़कियों दोनों के। कुछ लोगों को ये दाने कम निकलते हैं, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा निकलते हैं। चेहरे के अलावा कमर या शोल्डर्स, कंधों पे, चेस्ट पे भी निकल सकते हैं। इनका बहुत अच्छा इलाज दस्तयाब है, लेकिन इलाज जो है वो थोड़ा सा लंबा होता है, 4 से 6 महीने लग जाते हैं अच्छा रिजल्ट आने में। जो लोग इलाज नहीं करवाते
उनके चेहरे पे परमानेंट स्कारिंग या खड्डे पड़ सकते हैं। इन खड्डों को हम मुकम्मल तौर पे ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन मुख्तलिफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस के ज़रिए काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसके अलावा नेक्स्ट जो वीडियो एक्नी के हवाले से ही है 1 मिनट का, उसमें पिंपल दानों को ज़्यादा करने वाले अनासर, फैक्टर्स विच कैन एग्रावेट एक्नी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये बेसिक आपके जो क्वेश्चन है उनको आंसर करेगा। पिंपल्स का हो एक्नी या पिंपल दानों के बढ़ने की वजूहात क्या हैं? आइए जानते हैं 1 मिनट में। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद खावर नज़ीर, बॉस्टन एस्थेटिक से। एक्नी या पिंपल दानों के बनने की बेशुमार वजूहात हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अहम एक खास उम्र या बलूगत की उम्र में हार्मोन्स की तब्दीली, खानदान के दूसरे अफराद यानी अम्मी अबू या बहन भाइयों में एक्नी या पिंपल्स का होना, और एक्नी के दानों में रहने वाले एक खास किस्म के बैक्टीरिया जिसे प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्नीज या पी एक्नीज कहते हैं, के अलावा बेशुमार वजूहात और भी हो सकती हैं। वो अवामल या अनासिर जो एक्नी होने के बाद एक्नी को पहले से ज्यादा फ्लेयर जब बढ़ा सकते हैं, उसमें सबसे ज्यादा अहम खवातीन में एक खास किस्म की बीमारी जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। कुछ अद्वियात का इस्तेमाल जैसे स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल, हार्मोन्स और एंटी कन्वल्सेंट्स का इस्तेमाल भी एक्नी को फ्लेयर या ज्यादा कर सकता है। बहुत ज्यादा मेकअप का इस्तेमाल या चेहरे पे बहुत ज्यादा ऑयली चीजों का लगाना जिससे चेहरे के पोर्स क्लॉग हों, एक्नी को ज्यादा कर सकते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस, किसी भी किस्म की परेशानी या इमोशनल स्ट्रेस एक्नी को ज्यादा कर सकता है। ह्यूमिडिटी या हबस वाला मौसम भी एक्नी को ज्यादा कर सकता है। और किसी हद तक डेयरी प्रोडक्ट्स, हाई कैलोरिक फूड, जंक फूड, फ्राइड फूड, चॉकलेट्स वगैरह भी एक्नी को ज्यादा कर सकती हैं। तो ये एक्नी को ज़्यादा करने वाले अनासर थे। फिर ये एक्नी का मुकम्मल इलाज, कंप्लीट इलाज प्रेजेंट है या नहीं है। लोग आते हैं, उनका इशू होता है एक्नी का, और उनका यही क्वेश्चन होता है कि जी हम काफ़ी अरसे से इलाज करवा रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रहे, और वो ऐसा इलाज चाहते हैं कि एक्नी मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाए। तो ये एक छोटा सा वीडियो 1 मिनट का है, इसमें एक्नी के मुकम्मल इलाज के हवाले से बड़ा डिटेल आंसर दिया गया है 1 मिनट में उर्दू में। तो आप इसको भी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। क्या एक्नी या पिंपल्स को किसी दवाई या प्रोसीजर के जरिए हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है? आइए जानते हैं 1 मिनट में। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद खावर नज़ीर, बॉस्टन एस्थेटिक से। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्नी को किसी भी दवाई या प्रोसीजर के जरिए किसी हद तक या बहुत हद तक बेहतर तो किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है, मगर क्योर नहीं किया जा सकता। एक्नी आम तौर पर बलूगत की उम्र में यानी 12 से 35 साल की उम्र के दौरान जिस्म में कुछ हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से होती है, और अमूमी तौर पर हर इंसान में खुद ब खुद एक खास अरसे के बाद ठीक हो जाती है। एक्नी कुछ लोगों में नहीं भी होती, कुछ लोगों को मामूली सी एक्नी होती है और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा एक्नी होती है। डर्माटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट से इलाज का मकसद दानों को कंट्रोल करना, दानों को जल्द ठीक करना, नए आने वाले दानों को रोकना और दानों के नतीजे में पड़ने वाले निशानों या खड्डों को बेहतर करना होता है। शुक्रिया। तो एक्नी के कंप्लीट इलाज के हवाले से ये बड़ा अच्छा वीडियो था, जिसमें आपने सुन लिया कि एक्नी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंप्लीट तौर पे ख़त्म नहीं कर सकते। लेज़र हेयर रिमूवल परमानेंट है, ये भी हमने देख लिया। सन ब्लॉक हम रूटीन में सजेस्ट करते हैं पेशेंट को। सन ब्लॉक में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए सन ब्लॉक ऑप्ट करते हुए, तो उसमें ये बड़ा अच्छा इसका आंसर है डिटेल में, आप इसको भी देख लीजिएगा। सन ब्लॉक के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद खावर नज़ीर, बॉस्टन एस्थेटिक से। आइए जानते हैं 1 मिनट में।
सन ब्लॉक मुंतखब करते हुए 3 चीज़ों का ख्याल ज़रूरी है। नंबर 1, SPF, इसे सन प्रोटेक्टिव फैक्टर भी कहते हैं, 30 या 30 से हायर हो। नंबर 2, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, यानी ये अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी को भी कवर करता हो। नंबर 3, ये वाटर रेजिस्टेंट हो, यानी पानी और पसीने में भी ये काम करता हो। सन ब्लॉक लगाना ज़रूरी क्यों है? इसलिए कि ये जिल्द को जलने से या सनबर्न होने से बचाता है, मिलाजमा या छाइयों को और एक्नी पिंपल्स के दाग धब्बों को बेहतर करने में मदद देता है, एंटी एजिंग के हवाले से चेहरे पे पड़ने वाली झुर्रियों को भी रोकता है। शुक्रिया। तो सन ब्लॉक की सिलेक्शन के हवाले से बड़ा अच्छा ये वीडियो था, और उसके बाद सन ब्लॉक के हवाले से दूसरा इम्पोर्टेंट वीडियो है जो कि सन ब्लॉक की एप्लीकेशन कैसे करनी है, तो इसको भी देख लीजिएगा आप। फिर इसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करता हूँ। सन ब्लॉक कैसे लगाया जाए जानते हैं 1 मिनट में। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद खावर नज़ीर, बोस्टन एस्थेटिक से। सन ब्लॉक लगाने का असर 15 से 20 मिनट के बाद शुरू होता है, इसलिए बाहर जाने से पहले 15 से 20 मिनट पहले इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। हर 2 से 3 घंटे के बाद इसको रिपीट करना ज़रूरी है, क्योंकि इसका असर ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा फिजिकल प्रोटेक्शन यानी छतरी का इस्तेमाल, ब्रॉड ब्रिम्ड हैट्स यानी टोपी और हैट का इस्तेमाल, स्कार्फ और दुपट्टे का इस्तेमाल, हाथों पे दस्ताने का इस्तेमाल और सन ग्लासेस का इस्तेमाल, ये भी सन प्रोटेक्शन में बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। तो ये सन ब्लॉक के हवाले से था। बोटॉक्स के बारे में भी देख लिया हमने, नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट क्या है उसके बारे में भी हमने देख लिया। तो ये सारे वीडियोस हैं जो कि आप 1 मिनट डर्माटोलॉजी यूट्यूब पे जाएंगे और फिर वहाँ पे जाके आप जो भी आप इंटरेस्टेड हैं किसी प्रोसीजर के बारे में, तो आपको वहाँ पे उर्दू में डिटेल इनके बारे में हमने इंफॉर्मेशन दी हुई है, और वो आपके लिए होपफुली काफ़ी हेल्पफुल होंगे। फर्दर अगर मज़ीद आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपके जहन में आ रहे हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा, एंड वी विल ट्राई कि हम उनका वहाँ पे आंसर कर दें या फिर कोई नया वीडियो उस सिलसिले में बना के अपलोड कर दें। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखे। हमारे पास कुछ कमेंट्स भी हैं, हम उनको देख लेते हैं। माइला नवाजिश ने पूछा है जी, सर डू यू परफॉर्म ब्लेफोप्लास्टी फॉर अंडर आई फैट? माइला हम नहीं करते ये प्रोसीजर, प्लास्टिक सर्जन आमतौर पे करते हैं और डर्माटोलॉजिस्ट भी कुछ करते हैं, लेकिन हमारा ऑफिस ये प्रोसीजर अभी ऑफ़र नहीं करता। आपका अगला क्वेश्चन है, एंड डू यू ट्रीट फेशियल स्पाइडर वेन्स? हम इसके लिए ट्रीटमेंट ऑफ़र करते हैं। हमारे पास लेज़र ट्रीटमेंट है और उसके ज़रिए हम फेशियल स्पाइडर वेन्स को डील करते हैं, बर्न करते हैं। तो आप ज़रूर हमारे ऑफिस आएँ और एग्जामिन करवाएं, असेसमेंट कराएं, एंड देन वी विल गाइड कि हम आपकी कितनी हेल्प कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आसिफ ज़ेब साहब का है, सर परमानेंट रोजेशिया का ट्रीटमेंट क्या है? रोजेशिया आसिफ साहब एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि क्रॉनिक प्रॉब्लम है, यानी इसका मतलब ये है कि ये लंबे अरसे तक रहेगा। आपकी बॉडी ही डिसाइड करती है, अल्लाह ताला शिफा देने वाला, हो सकता है ये ठीक हो जाए, लेकिन रोजेशिया जनरली स्टे करता है होल लाइफ के लिए। तो मुकम्मल इसका क्योर हमारे पास नहीं है, कंट्रोल है। हम लगाने वाली एप्लीकेशंस या क्रीम्स देते हैं, खाने वाली मेडिसिन भी देते हैं रोजेशिया की टाइप्स के हवाले से, और फिर पेशेंट ख़ुद भी ख्याल करता है कि जिन चीज़ों से ये एग्रावेट होता है, जिसमें सूरज की रोशनी है, हीट है, इमोशनल चेंजेस हैं, गर्म खाने, स्पाइसी फूड, मल्टीपल चीज़ें हैं, उससे भी ख्याल करना होता है। और रोजेशिया बहुत ज़्यादा पुराना हो जाए, क्रोनिक हो जाए, तो बाज़ इस से नाक पे थोड़ी सी स्किन उभर जाती है, तो उसको बेहतर करने के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं। तो वो अगर आपके कोई ऐसे इश्यूज़ हैं तो आप प्लीज़ विज़िट करें, और ताकि फिर हम आपको अकॉर्डिंगली गाइड कर सकें। हमारे पास उस हवाले से ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। थैंक यू।
میرل مالک السلام علیکم، ہاؤ آر یو؟ میرل مالک شکریہ، وعلیکم السلام، شکریہ آپ نے پوچھا. ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. امید ہے کہ آپ اور آپ کی فیملی بھی خیریت سے ہوگی. اس کے بعد ہمارے پاس کویسچن ہے جی عائش خان کا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، پی آر پی کے کتنے سیشن ہوتے ہیں اور کس حد تک ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ پی آر پی عائش خان آپ کس مقصد کے لیے کروانا چاہتے ہیں، اور پرپز آف ٹریٹمنٹ یہ ہیئر فال کے حوالے سے، ہیئر تھننگ کے حوالے سے کیا جاتا ہے، فیس پہ اینٹی ایجنگ کے حوالے سے، پگمنٹیشن کے حوالے سے، فیس گلو کے حوالے سے کیا جاتا ہے. تو آپ کا پرپز آف ٹریٹمنٹ، اور جنرلی یہ 1 منتھ کے انٹرول پہ کیا جاتا ہے 4 ویک پہ، اور 4 سے 6 سیشن آن ایوریج سگنیفیکنٹ ریزلٹس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں اس میں. آئی ہوپ کہ میں نے آپ لوگوں کے کویسچن آنسر کر دیے ہوں گے. آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویسچن ہو آپ پلیز کومنٹس میں لکھیے گا. ہمارے ویڈیوز دیکھیں، 1 منٹ ڈرماٹولوجی پہ جائیں یوٹیوب پہ، اور یہ ہمارا چینل ہے، اور اس کو آپ لازمی وہاں پہ جائیں اور پھر اس پہ آپ سکرول کریں. آپ کو جو روٹین کے کامن پرابلمز ہیں اس حوالے سے آپ کو آنسر ملیں گے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ویڈیو جو مس ہو گیا کہ مکس فارمولا رنگ گورا کرنے والی کریموں کے خطرناک نتائج. تو عام طور پہ یہ جو وائٹننگ کریمز یوز ہوتی ہیں بازار میں، مکس کریمیں جنرلی اسٹیرائڈ مکس کر کے لگائی جاتی ہیں، تو اس سے اسکن پہ کیا امپیکٹ آتا ہے یہ تصویروں کے ساتھ اس میں بتایا گیا ہے. تو یہ آپ لازمی دیکھیے گا. میں اس کو پلے کرتا ہوں. السلام علیکم، ڈاکٹر محمد خاور نذیر. آج ہم ڈسکس کریں گے رنگ گورا کرنے والی کریموں کے نقصانات کے بارے میں، تصویروں کے ساتھ واضح کریں گے آپ کو. تو دیکھتے ہیں. سب سے زیادہ ہم سکن ریڈنس دیکھتے ہیں، سکن لال ہو جاتی ہے، پتلی ہو جاتی ہے، سینسٹیو ہو جاتی ہے. چہرے پہ بال ہم کامنلی دیکھتے ہیں، باریک بال جیسے نظر آ رہے ہیں. چہرے پہ پمپلز ہم بہت روٹین میں دیکھتے ہیں، ایکنی کی طرح کے دانے جن کا اچھا علاج نہیں ہوتا. پگمنٹیشن ہم کامنلی دیکھتے ہیں. ناک پہ چھائیاں بہت کامنلی دیکھتے ہیں جو بڑی مشکل سے جاتی ہیں. اسکن پتلی ہو جاتی ہے، دانے نکلتے ہیں، لال نشان اسکن پہ کامنلی دیکھتے ہیں. اسکن ریڈنس، تھننگ، اسکن پہ لال دانے. تھینک یو. تو یہ بیسیکلی جو مکس کریمیں، فارمولا کریمیں ہیں، ان کے نقصانات کے حوالے سے ہے. بڑا ہی امپورٹنٹ ویڈیو، میں اسے دوبارہ پلے کروں گا. یہ لازمی آپ دیکھیں، اپنے فیملی ممبرس کو بھی گائیڈ کریں. خاور نذیر. آج ہم ڈسکس کریں گے رنگ گورا کرنے والی کریموں کے نقصانات کے بارے میں، تصویروں کے ساتھ واضح کریں گے آپ کو. تو دیکھتے ہیں. سب سے زیادہ ہم سکن ریڈنس دیکھتے ہیں، سکن لال ہو جاتی ہے، پتلی ہو جاتی ہے، سینسٹیو ہو جاتی ہے. چہرے پہ بال ہم کامنلی دیکھتے ہیں، باریک بال جیسے نظر آ رہے ہیں. چہرے پہ پمپلز ہم بہت روٹین میں دیکھتے ہیں، ایکنی کی طرح کے دانے جن کا اچھا علاج نہیں ہوتا. پگمنٹیشن ہم کامنلی دیکھتے ہیں. ناک پہ چھائیاں بہت کامنلی دیکھتے ہیں جو بڑی مشکل سے جاتی ہیں. اسکن پتلی ہو جاتی ہے، دانے نکلتے ہیں، لال نشان اسکن پہ کامنلی دیکھتے ہیں. اسکن ریڈنس، تھننگ، اسکن پہ لال دانے. تھینک یو. تو وائٹننگ کے جو مکس فارمولا کریمیں پارلرز میں بنا کے لوگ دیتے ہیں، یہ اس حوالے سے بڑا اچھا ڈیٹیل میں ویڈیو ہے. لوگ یوز کرتے ہیں، اس سے اسکن وقتی طور پہ بہتر ہو جاتی ہے، لیکن ان دی اینڈ پھر لوگوں کو پرابلم آتی ہے. ان کی اسکن پہ کافی ایشوز آتے ہیں. اسکن پتلی ہو جاتی ہے، اسکن پہ خواتین میں بال زیادہ ہو جاتے ہیں، دانے نکلتے ہیں، چھائیاں پرماننٹ پڑ جاتی ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ بالکل کوئی چیز یوز نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے جو رنگ دیا ہے وہ بیسٹ ہے، اسی کو ایکسیپٹ کریں.
اور اگر کوئی ایشوز ہیں تو پھر آپ اپنے قریبی ڈاکٹر کو لازمی دکھائیں تاکہ وہ اکارڈنگلی آپ کو ہیلپ کر سکے. عائش خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کے ہیئر فال کے حوالے سے وہ پی آر پی کروانا چاہتے ہیں. تو عائش خان بیٹا آپ کو وہی اسیسمنٹ کروانی ہوگی. ہیئر فال کے حوالے سے بالڈنس کی سٹیجنگ ہوتی ہے. ہم ہیئر فال کی کلاسیفیکیشن ہے، دیکھتے ہیں کہ کتنا ہیئر فال ہے. اکارڈنگلی اس کی فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ تو وہی کھانے والی دوائیاں یا لگانے والی ساتھ دیتے ہیں ہم، سپریز وغیرہ، اور بعض کا ملٹی وٹامنس وغیرہ ایڈ کرتے ہیں. اور یہ پی آر پی سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے، اور اس کے جنرلی 1-2 سیشن سے فرق نہیں پڑتا ہے، ایٹ لیسٹ 3-4 سیشن یا بعض کا 6 سیشن بھی، لیکن کوائٹ ویریبل فرام پرسن ٹو پرسن. اٹ ہیلپس، نقصان کوئی نہیں ہے اس کا جنرلی، اینڈ اٹ از ویری گڈ پروسیجر. ہوپ فلی آپ کو آنسر مل گیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا کرونا کے حوالے سے، اسپیشلی اپنی فیملی کا باہر ضرورت کے بغیر نہ جائیں، کیئر کریں، اپنے ہاتھوں کو صابن سے بار بار دھوئیں، ہینڈ سینیٹائزر زیادہ استعمال نہ کریں کیونکہ ہاتھوں پہ ڈرائنس ہو جاتی ہے. الکوہل بیسڈ سینیٹائزر ہوتے ہیں اور اسکن پہ ریشز زیادہ بنتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ اگر پاسبل ہے آپ کے گھر میں صابن اویلیبل ہے، پانی ہے، تو آپ اپنے ہاتھوں کو جب بھی باہر سے آئیں تو پانی اور صابن سے واش کریں. ہینڈ سینیٹائزر کا بہت زیادہ یوز کرنے سے اسکن بہت ڈرائی ہوتی ہے اور ریشز وغیرہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی خیال کریں. روزی ندیم پوچھتی ہیں ڈبل ٹون سکن کے لیے بھی گائیڈ کر دیں. ڈبل ٹون سکن جو ہے وہ بیٹا کامن پرابلم ہے، اور ہم سب کی سکن جو ہے وہ کائنڈ آف ڈبل ٹون ہوتی ہے. تو کچھ ایریاز تھوڑے سے ڈارک ہوتے ہیں، تو یہ جینز میں بھی ڈپینڈ کرتا ہے، اور ہر ایک کا پرسنل بھی اس میں ویریشنز ہوتی ہیں. تو موسٹلی جو ایریاز تھوڑے سے ویری ہوتے ہیں کلر کے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کا یہ منہ کے اراؤنڈ والا ایریا تھوڑا سا ڈارک ہوتا ہے، بعض لوگوں کی یہ سائڈز ڈارک ہوتی ہیں، فور ہیڈ کے ایریاز ڈارک ہوتے ہیں. تو ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہی ہے کہ آپ فارمولا کریمز جنرلی جو مکس کریمیں لوگ یوز کرتے ہیں ان کو اوائڈ کریں. پارلر سے خام خواہ فیشیلز نہ کروائیں، اور اگر کوئی ایشوز ہیں تو آپ قریبی اسکن اسپیشلسٹ کو دکھائیں تاکہ اکارڈنگلی آپ کو ہیلپ کرے. اور بیسک جو رول ہے وہ یہ ہے کہ سن پروٹیکشن کریں، سن بلاک لگائیں. SPF 30 منیمم ہونا چاہیے. تو آپ جو سن بلاک لیتی ہیں اس پہ ایک نمبر لکھا ہوتا ہے SPF، سن پروٹیکٹیو فیکٹر اسے کہتے ہیں، اور وہ 30 منیمم ہو، تو وہ 40 ہو سکتا ہے، 50 ہو سکتا ہے، 30 سے کم نہ ہو. اور وہ دن میں 3 مرتبہ لگائیں، ہر 3 گھنٹے کے بعد لگائیں. 2-3 گھنٹے کے بعد عام طور پہ سن بلاک کا اثر ختم ہو جاتا ہے، تو یو نیڈ ٹو ری اپلائی. اور پھر اس کے علاوہ آپ ایون کمرے میں ہیں، انڈور ہیں، دھوپ میں نہیں جا رہے، پھر بھی سن بلاک کی اپلیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. ہم گھروں میں کمروں میں ہوتے ہیں، دھوپ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جو شیشے ہوتے ہیں وہاں سے الٹرا وائلٹ ریز کراس کرتی ہیں اور ہماری اسکن کو ڈارک کرتی ہیں. تو سن بلاک از امپورٹنٹ. اور پھر اس کے علاوہ نائٹ کریمز وغیرہ ہم دیتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ آپ کوئی بھی کریم یوز کر لیں، بہتر ہے کہ آپ ڈاکٹر کے مشورے سے کرائیں تاکہ آپ کو ڈاکٹر دے کے اکارڈنگلی گائیڈ کرے، اور پھر آپ کی اسکن پہ وہ ہیلپ ہو، آپ کو نقصان نہ ہو اس کا. عائش خان کانٹیکٹ نمبر بیٹا آپ کو میں سینڈ بھی کر دیتا ہوں، ابھی بینر پہ بھی آ جائے گا تھوڑی دیر میں. تو نیچے جو سکرول ہو رہا ہے اس میں بھی آ جائے گا، تو آپ کو مل جائے گا اس میں کانٹیکٹ نمبر جو ہے ہمارے آفس کا، ابھی آ جائے گا. اچھا جی. اور اس کے بعد یہ ابھی نیچے آپ کو وہ کانٹیکٹ نمبر مل رہا ہے ہمارے آفس کا، تو آپ اس میں کر لیجیے گا، یا سمپلی آپ گوگل کریں گے ڈاکٹر محمد خاور نذیر بوسٹن ایستھیٹکس ہمارے کلینک کا نام ہے، تو اس میں بھی آپ کو مل جائے گا. اینی گڈ سن بلاک. سن بلاک میں نے آپ کو بتا دی ہے، آپ کوئی بھی اچھا کسی بھی فارمیسی سے سن بلاک لے سکتے ہیں آپ کی سکن ٹائپ کے حوالے سے. اس میں ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ 1 منٹ ڈرماٹولوجی بھی آپ جائیں گی، اس میں جو ویڈیو ہے اس میں سن بلاک کون سا آپ نے سلیکٹ کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتایا ہوا ہے، اور سن بلاک استعمال کیسے کرنا ہے وہ بھی 1 منٹ کا اردو میں ویڈیو ہے، اس کو لازمی دیکھیں 1 منٹ ڈرماٹولوجی پہ آپ جا کے. اور SPF 30 ہونا چاہیے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ منیمم
मिनिमम SPF 30 हो। अगर ऑयली स्किन है तो ऑयल फ्री सन ब्लॉक यूज़ करें, और अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं है तो आप नॉर्मल स्किन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये वीडियो आपको दोबारा दिखा देता हूँ, आप इसको देख लीजिएगा सन ब्लॉक के हवाले से। सन ब्लॉक के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद खावर नज़ीर, बोस्टन एस्थेटिक से। आइए जानते हैं 1 मिनट में। Somehow सन ब्लॉक के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद खावर नज़ीर, बोस्टन एस्थेटिक से। आइए जानते हैं 1 मिनट में। सन ब्लॉक मुंतखब करते हुए 3 चीज़ों का ख्याल ज़रूरी है। नंबर 1, SPF, इसे सन प्रोटेक्टिव फैक्टर भी कहते हैं, 30 या 30 से हायर हो। नंबर 2, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, यानी ये अल्ट्रावायलेट A और अल्ट्रावायलेट B को भी कवर करता हो। नंबर 3, ये वाटर रेजिस्टेंट हो, यानी पानी और पसीने में भी ये काम करता हो। सन ब्लॉक लगाना ज़रूरी क्यों है? इसलिए कि ये जिल्द को जलने से या सनबर्न होने से बचाता है, मिलाजमा या छाइयों को और एक्नी पिंपल्स के दाग धब्बों को बेहतर करने में मदद देता है, एंटी एजिंग के हवाले से चेहरे पे पड़ने वाली झुर्रियों को भी रोकता है। शुक्रिया। तो इसी तरह ये बेसिक आपके क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर आपको हमारे वीडियोस में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच जी, आप लोगों ने ज्वाइन किया। अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह ताला हम सबको खुशियों को महसूस करने और उसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।